एंड नाउ विल डिस्कस स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप। मतलब किसी स्पीशी और उसका जो एरिया है उन दोनों के बीच में क्या रिलेशनशिप है। देखो, स्पीशीज डाइवर्सिटी क्या होती है, एक जगह पर कितनी ज़्यादा स्पीशीज प्रेजेंट है उसको हम स्पीशीज डाइवर्सिटी बोलेंगे। इसका जो फॉर्मूला है, इसका जो रिलेशनशिप है जिससे हम इसको शो कर सकते हैं, दैट इज स्पीशीज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया। मतलब जितना बड़ा एरिया उतनी ज़्यादा वहाँ पर स्पीशीज़ होंगी। ऑब्वियसली जितना कंजस्टेड एरिया होगा उतनी वैरायटी कम होगी, और जितना बड़ा एरिया है उतनी ही ज़्यादा स्पीशीज़ बढ़ती जाएंगी। लेकिन जो हमारे इकोलॉजिस्ट हैं उन्होंने हमें ये भी बताया है साथ में इस रिलेशनशिप के अलावा कि जो यहाँ पर स्पीशीज रिचनेस है वो बढ़ती तो जाएगी लेकिन एक लेवल तक बढ़ेगी। ऐसा नहीं है कि आप एरिया बढ़ाते जाओ स्पीशीज बढ़ती जाएगी, नहीं, वो एक कांस्टेंट लेवल तक ही बढ़ेगी। तो इसका जो रिलेशनशिप है वो हमारे पास बनेगा स्पीशीज रिचनेस एस इज इक्वल टू सी ए इज टू जेड। अब ये सी और जेड क्या है इसको समझने के लिए हमें समझना होगा ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। लेकिन उससे पहले ये देखो कि इसका अगर हमें लॉगरिथम मेथड लगाना है तो फिर वो कैसे निकलेगा। तो यहाँ पर स्पीशीज़ के आगे लॉग लग जाएगा, सी है उसके आगे लॉग लग जाएगा, और इसको हम कैसे लिखेंगे, ए जेड को जेड लॉग ए। देन ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आ जाता है हमारे पास। अब इस फॉर्मूला को, ये जो हमारे पास रिलेशनशिप है इसको हमें शो करना है एस इज इक्वल टू सी ए को, जिसमें हमारे पास वाई एक्सिस पर बनेगा स्पीशीज रिचनेस और एक्स एक्सिस पर बनेगा हमारे पास एरिया। तो जैसे जैसे एरिया इंक्रीज होगा वैसे वैसे स्पीशीज भी बढ़ती जाएगी, लेकिन वो एक लिमिट तक बढ़ेगी। और अगर हम इसी रिलेशनशिप का लॉग मेथड देखें तो हमें क्या मिलता है इस लॉग फॉर्मेट से, लॉग एस लॉग सी प्लस जी लॉग ए। तो इसका ग्राफ अगर हम बनाएं तो हमारे पास कुछ इस तरीके का ग्राफ बनेगा। पहले तो इसको देखो, इस फॉर्मेट को देखकर आपको कुछ याद आ रहा है, यस, ये फॉर्मूला जो सिंपल एक स्ट्रेट लाइन के लिए बनता है, y इज इक्वल टू सी प्लस एम एक्स, जहाँ पर m इज द स्लोप और c क्या होता है, c इज़ इंटरसेप्ट। तो अगर हम इसका एक ग्राफ प्लॉट करें तो यहाँ पर हम y एक्सिस पर रखेंगे log s जो कि हमारी स्पीशीज रिचनेस होगी, और हम x एक्सिस पर रखेंगे log a। और अगर हम इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो c प्लस एम एक्स का जो ग्राफ होता है इट इज़ अ स्ट्रेट लाइन, तो यहाँ से हमारी एक स्ट्रेट लाइन जाएगी। m मीन्स स्लोप, नीचे एक स्लोप बन जाएगा, एंड हेयर स्लोप मीन्स स्लोप इज़ नथिंग बट tan थीटा। तो यहाँ पर हमारे पास tan थीटा फॉर्म हो जाएगा। और ये जो z है यहाँ पर, z हमें क्या बता रहा है, हमें स्लोप बता रहा है। तो यहाँ पर जो स्लोप फॉर्म हुआ है दैट इज z, एंड व्हाट इज c, c हियर इज इंटरसेप्ट। यहाँ पर जो इंटरसेप्ट फॉर्म हो रहा है दिस इज c ओनली। तो इससे हमें क्या पता चलता है, इन ग्राफ से हमें पता चलता है कि इन केस हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है वो बहुत लिमिटेड है, लेकिन हमें जो एक्सप्लोडेड एरिया है उसके बारे में नॉलेज है। तो एक्सप्लोडेड एरिया के बेसिस पर हम क्या कर सकते हैं, हम अप्रॉक्सीमेट एक एस्टिमेट लगा सकते हैं इस एक्सप्लोडेड एरिया के बेसिस पर कि वहाँ पर स्पीशीज़ रिचनेस कितनी होगी, वहाँ पर कितनी स्पीशीज़ प्रेजेंट होंगी। नेक्स्ट वी हैव रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस। अब ये हाइपोथेसिस है, रिवेट का मतलब होता है एक बोल्ट, पॉपर का मतलब होता है टू टेक अवे। मतलब अगर हमारे पास एक स्क्रू है, लेट्स से वी हैव अ स्क्रू। अब हमें पता है कि स्क्रू के ऊपर यहाँ पर क्या होता है, बोल्ट लगा होता है जिसकी वजह से वो फिक्स्ड रहता है, राइट। तो पॉपर मीन्स टू टेक अवे, अगर हम इसको हटा देंगे तो इसके बेसिस पे ये हाइपोथेसिस है। इसका मीनिंग ये है, ये हाइपोथेसिस हमें बोलती है कि इफ़ देयर इज़ अ प्लेन, हमारे पास एक एरोप्लेन है, ठीक है, उस पर बहुत सारे ऐसे रबर आर देयर, और अगर हम उस प्लेन में से कोई भी बोल्ट हटा दें तो ये स्क्रू ऑब्वियसली लूज़ हो जाएगा, जिसकी वजह से उसके पार्ट डिटैच हो जाएंगे, जो कि एक अच्छी बात नहीं है प्लेन के लिए। और ये डिपेंड करता है कि उसका कौन सा जो बोल्ट है वो हम लूज़ कर रहे हैं, वो निकाल रहे हैं। लेट्स से जो सीट्स हैं, जो अंदर पैसेंजर सीट्स होती है उसका बोल्ट निकला, देखो डिफ़िकल्टी तो वो भी कोस करेगा। लेट्स से कि जो एरोप्लेन के विंग्स हैं वहाँ पर जो स्क्रू बोल्ट है वहाँ से एक बोल्ट हमने निकाला है, तो फिर वो कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम क्लोज करेगा। तो इसको आप रिलेट करो हमारे बायोडाइवर्सिटी के साथ, कि बायोडाइवर्सिटी में जैसे चेन्स होती हैं, लेट्स से फूड चेन्स आर देयर, वहाँ से हमने किसी
हमारे पास अलग अलग ट्रॉफिक लेवल होते हैं, वहाँ से हमने किसी एक ट्रॉफिक लेवल से एक ऑर्गेनिज्म को हटा दिया, उसको हमने बिल्कुल हटा दिया, एक्सटेंड कर दिया। तो देखो बेटा, जैसे ही हम उसको हटा रहे हैं वहाँ से, तो कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम कोज हो सकती है। जैसे हमने पहले भी बात करी थी कि अगर इस ऑर्गेनिज्म को हटा देंगे तो ये तो भूखा ही मर जाएगा। अगर हम तो ये वाला ऑर्गेनिज्म, इसकी तो पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, तो बहुत सारी प्रॉब्लम कोज हो सकती है। और ये जो हाइपोथेसिस थी ये हमें दी थी पॉल एरलिच ने। देन वी हैव कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सटेंट स्पीशीज़। बहुत सारी ऐसी स्पीशीज़ हैं जो एक्सटेंट हो चुकी हैं, अब हमें दिखाई ही नहीं देती, हमने उनके बारे में सुना है लेकिन वी डोंट नो अबाउट दैम। फॉर एग्जाम्पल डायनासोर्स, वूली मैमथ, गोल्डन टॉट, ये जो कुछ ऑर्गेनिजम्स हैं इनके बारे में हमने सुना ही है, हमने कभी उनको देखा नहीं है, क्योंकि वो एक्सटेंट हो चुके हैं, वो है ही नहीं अब। उसके कॉजेज़ क्या हैं, क्यों कुछ ऐसी स्पीशीज़ हैं जो विद टाइम एक्सटेंट हो जाती है। इसके बहुत सारे कॉजेज़ हैं जिसमें से कुछ हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट आ जाता है हमारे पास लॉस्ट ऑफ हैबिटेट। देखो, अगर उनके पास रहने के लिए जगह ही नहीं बची तो फिर तो वो एक्सटेंट हो गए ही। जैसे डिफॉरेस्टेशन हो गई, सारे पेड़ कट गए, एक लार्ज स्केल पे ट्रीज़ आर कटिंग, तो उनके पास हैबिटेट ही नहीं है, जगह ही नहीं है जहाँ पर वो रह पाए। इसके अलावा ओवर एक्सप्लॉयटेशन बाय ह्यूमंस, कुछ ह्यूमंस ही बहुत ज़्यादा ओवर एक्सप्लॉयट कर देते हैं, बहुत ज़्यादा अपने फ़ायदे के लिए उस जगह को हटा देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल उन्होंने बहुत सारा जंगल हटा दिया ह्यूमंस ने, क्यों? क्योंकि उनको फ़ायदा हो रहा था, उनको वुड मिल रही थी जिससे वो फर्नीचर बना पा रहे थे और भी अपने बहुत सारे काम कर पा रहे थे। देन वी हैव इन्वेजन ऑफ एलियन स्पीशीज़। देखो, इसको हम एक एग्जाम्पल से समझेंगे। लेट्स से देयर इज़ अ पॉन्ड, इस पॉन्ड में सम फिशेस वर देयर, बहुत छोटी छोटी मछलियाँ यहाँ पर थी, छोटी छोटी फिशेस थी। अब क्या हुआ, एलियन स्पीशीज मीन्स कि वो यहाँ पर कुछ ऐसी मछलियाँ और आ जाएंगी जो यहाँ पर नहीं रह रही थी, वो बाहर से आई हैं। ठीक है, वो बाहर से आई हैं और यहाँ पर आके ये वाली जो फिशेस हैं इनका जो फूड है, या ये जो फिशेस हैं उनको इन्होंने खा लिया, इनका जो फूड था वो खा लिया, तो ये एलियन स्पीशी इन्वेड कर गई हैं आके। ठीक है, तो इन्वेजन बाय एलियन स्पीशीज़। अब ये दो काम कर रही है, एक तो ये खुद मछलियों को ही खा रही है, या फिर ये उनको नहीं खा रही है लेकिन उनका फूड जो इन्होंने खाना था उसको खा रही हैं। तो प्रिडेशन आ जाता है, मछलियों को ही खा लेना, प्रिडेशन, वो प्रिडेटर बन गई हैं यहाँ आकर। या फिर कंपटीशन कर रही हैं, उनका फूड खा रही है, उनको खाने ही नहीं दे रही है, compete कर रही हैं उनसे। इसके अलावा आ जाता है को एग्जिस्टेंस। इसका मतलब है दो चीज़ें जो साथ रह रही हों, जैसे कि होस्ट और पैरासाइट, ये दोनों साथ रहते हैं, वी ऑलरेडी नो। तो हो सकता है कि जो होस्ट है वो किसी वजह से नहीं रहा, तो जो पैरासाइट है वो भी नहीं रहेगा ऑब्वियसली, क्योंकि वो तो उसके अंदर रह रहा था ना, उससे सारा न्यूट्रिशन ले रहा था, उसके ऊपर या उसके अंदर रह रहा था। तो अगर होस्ट ही नहीं बचा तो फिर पैरासाइट कैसे बच जाएगा। लास्ट टॉपिक हमारे पास आता है कि हमने अगर इनको कंजर्व करना है बायोडाइवर्सिटी को, तो हम वो कैसे कर सकते हैं। टू मेथड्स आर देयर, इन सीटू कंजर्वेशन एंड एक्स सीटू कंजर्वेशन। इन सीटू कंजर्वेशन में क्या होता है, ये एक ऐसी कंजर्वेशन है जहाँ पर हम ऑन साइट कंजर्वेशन करते हैं, मतलब कि हम ऑर्गेनिज्म को प्रोटेक्ट करते हैं उनकी ही जगह पर, हम उनको उठा के कहीं और नहीं ले आते, जहाँ वो है वहीं पर हम उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाते हैं। फॉर एग्जाम्पल नेशनल पार्क्स जो हैं, बायोस्फीयर रिजर्व है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, ये उन्हीं जगह पर बनाई हुई है जहाँ पर ऑर्गेनिज्म पहले से ही रह रहे थे, हमने उनके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की। कुछ ऑर्गेनिज्म थे एक जगह पर रह रहे थे, हमने बस उनके अराउंड बाउंड्रीज बना दी ताकि वो प्रोटेक्टेड रहें। एक्स सीटू कंजर्वेशन में क्या आ जाता है, एक्स सीटू कंजर्वेशन में आता है ऑफ साइट कंजर्वेशन, जहाँ पर ऑर्गेनिज्म रह रहे हैं उनको लेकर आना कहीं और जगह पर, वहाँ पर वैसा इन्वायरमेंट क्रिएट कर देना जहाँ पर वो रह रहे थे और फिर उनको प्रोटेक्ट करना। इसकी एग्जांपल आ जाती है जू, एक्वेरियम और बोटेनिकल गार्डन्स, जहाँ पर वैरायटी ऑफ प्लांट्स हम रखते हैं।